नमस्कार साथियों, मैं अनिश कुमार शुक्ल फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो 12th एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज हम देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता भी होगा जो 12th एग्रीकल्चर में होंगे, एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान। आप सिर्फ इतने पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान। ये दुग्ध विज्ञान आप में नहीं लिखा होता है। देखिए, होता तो है आपके सिलेबस में, आप पढ़ते भी हैं, लेकिन मेंशन नहीं होता है बस सब्जेक्ट में, ठीक है। यानी बस सब्जेक्ट के नाम में नहीं मेंशन होगा। तो पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान का हम यहाँ पर कंसेप्ट देखने वाले हैं। ये पहली क्लास है, जो इंट्रोडक्टरी क्लास आप बोल सकते हैं, परिचयात्मक क्लास। इसमें हम परिचय देखेंगे, ठीक है, विषय का परिचय। यहाँ पर देख लीजिए, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस एंड डेयरी साइंस भी लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए, अब देखिए पशुपालन क्या होता है। पशुपालन मतलब पशुओं का पालन। पहले ये जो परिभाषा लिखी हुई है, वैसे तो यही बेस्ट है। अब इसके अलावा भी जो मैंने याद किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने तो दोनों याद कर लिया। इसमें पशुओं के निम्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। पहला, आवास व्यवस्था। आवास व्यवस्था मतलब पशु को आप कहाँ रख रहे हैं, उसके रहने की आपने क्या व्यवस्था की है, ठीक है। दूसरा, भोजन व्यवस्था, उसके रहने का हो गया, आप खाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। सामान्य देखभाल, उसके जैसा आपने पशु के स्वच्छता का आप ध्यान रख रहे हैं, सफाई का, तो वो हो जाएगा। बछड़ों का पालन, जो उसका बछड़ा है, जो काफ है, उसको आप कैसे पालन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट डिफिनेशन है, इसको आप लिख सकते हैं। अब एक और परिभाषा मैं आपको बता दूं। देखिए, पशुपालन व्यवहारिक विज्ञान की शाखा है। पशुपालन क्या है? अप्लाइड साइंस। व्यवहारिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पशुओं को, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, उनको मितव्यता पूर्ण रखने की कला का बोध कराती है। क्या? पशुपालन व्यवहारिक विज्ञान की वह शाखा है जो पशुओं को मितव्यता पूर्ण रखने की कला का बोध कराती है। मेनली आप इसमें इंक्लूड करेंगे कि पालतू पशुओं को मितव्यता पूर्ण रखने की कला का बोध कराती है, ठीक है। अब देखिए, पशु चिकित्सा विज्ञान यानी डेयरी वेटनरी साइंस क्या होता है। देखिए, मैं बताता हूं। वेटनरी साइंस, इसके अंतर्गत पशुओं में लगने वाले रोगों, कारण तथा उनके निवारण का अध्ययन किया जाता है। जैसे जो रोग हैं, कोई भी रोग है, जैसे आपका मेस्टाइटिस ही मान लीजिए, तो उसके कारण और उसके निवारण, उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे रोग है तो वो कारण, उसका मतलब बैक्टीरिया से हो रहा है, या आपके प्रोटोजोआ से हो रहा है, या वायरस से हो रहा है, और उसका निवारण यानी कैसे उसको ठीक करेंगे, तो उसका स्टडी करते हैं। दुग्ध विज्ञान, देखिए, डेयरी साइंस, इसके अंतर्गत दुग्ध एवं उससे निर्मित सभी उत्पादों का अध्ययन किया जाता है। जो मिल्क है उसके बारे में आप स्टडी करेंगे, जैसे उसका कितना उसमें जल पाया जा रहा है, कितना वसा है, कितना क्या है, और उससे जो बनने वाले पदार्थ हैं, जैसे आपका खोया हो जाएगा, दही, तो इस सारी चीजों का स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं, मैंने एक लगाया हुआ है। यहाँ पर एक बफेलो का है, यहाँ पर एक काऊ का, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर हमने कुछ गाइड से चीजें उठाई हैं, जहां से भी मिलेंगी वो हम आपको दिखाएंगे। गाइड हो, बुक हो, या हमारी नोट्स हो, सारे जगह से आपको कंपाइल करके हम दिखाएंगे, ठीक है। देखिए, अब पालतू पशुओं को पालतू बनाने, ठीक है, पशुओं जो हैं उनको पालतू यानी डोमेस्टिकेट करने के लिए कुछ हमारी चरण होते हैं। तो वो 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में 4 स्टेप होता है वो। तो किसमें क्या होता है वो चारों हम देखेंगे। प्रारंभिक चरण, जिसको पहला प्रथम चरण बोल सकते हैं। इस चरण में मनुष्य पशुओं का उपयोग भोजन एवं वस्त्रों की आवश्यकता को पूर्ति के लिए करता था। इस समय पशु प्रजनन स्वतंत्र या प्राकृतिक था, ठीक है। अब देखिए, इसे पशु प्रजनन अभी कृत्रिम भी हो गया है, लोग आर्टिफिशियल तरीके से करा रहे हैं, लेकिन पहले क्या था कि जो पशु था वो पशुओं का पालन कर रहा था, उपयोग जो है वो भोजन एवं वस्त्रों की आवश्यकता के लिए करता था, ठीक है। दूसरा स्टेज देख लीजिए, द्वितीय चरण क्या है। तो इस चरण में मनुष्य ने पशुओं को अपने आसपास रखना एवं उनसे बोझा ढुलवाने का कार्य लेना प्रारंभ किया। अपने उपयोग को प्राथमिकता देते हुए मनुष्य ने पशुओं के प्रजनन में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला चरण में तो यही था कि पशुओं को मनुष्य पाल रहा है तो भोजन और वस्त्र के लिए, और उसमें जो प्रजनन था वो प्राकृतिक ही होता था। दूसरे चरण में क्या किया इन लोगों ने, मनुष्यों ने, कि दूसरे चरण में उन पशुओं को चुन के पालना प्रारंभ किया जो बोझा ढोने वाले, जैसे गधा है, ठीक है, बोझा ढोने वाला है, ऊंट भी है, तो ऐसे घोड़ा भी है, ऐसे पशुओं को, घोड़ा में वो बोझा थोड़ी होता है, तो ऐसे पशुओं को पालना प्रारंभ किया गया। और वहां पर यह था पहले में कि
उसमें प्रजनन प्राकृतिक होता था, लेकिन यहाँ पर मनुष्य ने अपने उपयोगिता के हिसाब से पशुओं का यानी क्या उसको ज्यादा महत्व फायदा मिल रहा है, उसके हिसाब से उनके प्रजनन में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर समझाने में ज्यादा टाइम चला ही जाता है। तीसरा यहाँ पर देख लीजिए स्टेप आप लोग, तृतीय चरण में, इस चरण में मनुष्य ने अपने अनुभव के आधार पर ऐसी प्रजनन विधियों का विकास किया जिसने अपनी आवश्यकता के अनुरूप पशु से संतान उत्पन्न करा सके। इसका मतलब क्या, देखिए अब यहाँ पर जो प्रजनन है वो एक्सट्रीम लेवल पर गया, कुछ मनुष्य ने कुछ ऐसी विधियों का विधियां डेवलप कर दी जिससे जो उनकी आवश्यकता है वो उसके अनुरूप संतान उत्पन्न कर सके। ठीक है, उसको कैसी यानी चाहिए कि भारवाही चाहिए, यानी बोझा ढुलाने यानी कैसी चाहिए, आपको मिल्क चाहिए, तो उस हिसाब से उन्होंने कर दिया। लास्ट और चौथे स्टेप में मनुष्य ने पशुओं में समायोजित, ठीक है, समायोजित विकास द्वारा अच्छी नस्लें विकसित, यहाँ पे ब्रीड भी डेवलप करना शुरू कर दिया। ठीक है, पशुओं की नस्लों का यह विकास लगभग 3000 ईसा पूर्व हो चुका था। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पशु थे उनकी नस्लों का विकास हुआ है 3000 ईसा पूर्व, मतलब क्या 3000 वर्ष ईसा पूर्व, इसका मतलब है 5000 साल पहले। अभी से चूंकि 2024 चल रहा है और ईसा से 3000 साल पहले, तो 2024 साल बीत चुके हैं, 5024 साल पहले लगभग, तो तभी से ये शुरू हो चुका था। ठीक है, आप एक बात हमें कमेंट में बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लग रही है। उत्तर यहाँ पर देखिए क्या लिखा, उत्तर यहाँ पर एक और टॉपिक देख लीजिए, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पशुओं को वैज्ञानिक विधि से पालना ही पशुपालन है। ठीक है, एक और परिभाषा आपको मिल गई, पशुधन का उपयोग अथवा महत्व हमारे जीवन में निम्न प्रकार से। कैसे, पहला महत्व है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, कृषि कार्यों में पशुओं का उपयोग होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए जीवांश खादों से प्राप्त पशुओं से ही प्राप्त होती है, मनुष्यों के लिए आहार की पूर्ति से दूध मांस आदि पशुओं से ही प्राप्त होते हैं, देश की राष्ट्रीय आय में पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर जो है वो 25.5% लगभग जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, स्वयं पशुपालन 4.5% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, ईंधन और गोबर गैस की प्राप्ति पशुओं से ही होती है, बेरोजगारी की समस्या का भी हल होता है। ठीक है, हल मतलब प्लाऊ वाला नहीं, उसका सोल्यूशन वाला। ठीक है, अन्य महत्व देखिए, हमारे देश में वाहनों में पशुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे भैंसा हो गया, बैल हो गया, बैल जैसे बैलगाड़ी में यूज करते हैं, ऊंट उसका भी वाहन के रूप में यूज किया जाता है राजस्थान वगैरह में, गधा विभिन्न कार्यों में उद्देश्य में लाए जाते हैं। अब देखिए भारतीय कृषि में पशुपालन का महत्व क्या है, इसको बस हम पढ़ देते हैं क्योंकि ये ज्यादा बड़ा, इसमें आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए भारत एक गांवों वाला देश है, लगभग आप आंकड़ा देखेंगे यहाँ पर तो 6.5 लाख के आसपास यहाँ पर गांव है। ठीक है, 6,49,000 लगभग है। ठीक है, 6,64,000 भी आपको मिल सकते हैं। भारत एक गांवों वाला देश है जिसकी अधिकांश जनसंख्या लगभग 56% प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। इसमें आप थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, 56% है, यहाँ पर आप लिखेंगे आप 70%, 70% लिखे या 69.2% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ पर जोतों का आकार इतना कम अर्थात छोटा है जिस पर यांत्रिक कृषि पूर्णतया संभव नहीं हो सकती, इसलिए भारतीय कृषि में मुख्य शक्ति का स्रोत बैल, भैंसा, ऊंट आदि पशु ही हैं। कृषि कार्यों में पशु खेती के लिए पशु जो है वो खेत की तैयारी से लेकर फसल के विक्रय आदि सभी कार्यों में सहयोग करते हैं। भारतीय कृषक एवं कृषि श्रमिक विभिन्न प्रकार के पशु पालकर अपने जीवन की अनेक आवश्यक वस्तुओं जैसे घी, दूध, दही, मक्खन, मांस एवं आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्राप्त करते हैं। गोबर से, देखिए पशुओं से गोबर प्राप्त होता है। ठीक है, पशुओं से गोबर प्राप्त होता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जिससे जीवांश खाद तैयार होती है। ठीक है, जिसका फसल उत्पादन में विशेष महत्व है। मरणोपरांत भी पशु हमें चमड़ा, मरने के बाद भी वो हमें उपयोग दे रहे हैं, जिससे चमड़ा, हड्डियां वगैरह प्राप्त हो जाती हैं। अब जाती हैं, पशुओं के चमड़े से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं जिनको अनेक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। हमारे देश की राष्ट्रीय आय में पशुपालन का योगदान 7% है, वो 7% से भी कुछ अधिक है, लिखा भी हुआ है यहाँ पर। देश की अर्थव्यवस्था में मांस, खालें तथा बाल द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भेड़ की उतारी गई ऊन का 50% भाग निर्यात होता है। ठीक है, जो भेड़ से हम बाल उतार रहे हैं उसका 50% तो हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, पशुओं से प्राप्त गीला गोबर खेती के लिए बहुमूल्य खाद और गोबर गैस प्लांट के लिए ईंधन
प्राप्त प्रदान करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पशुधन भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। ठीक है, मेरुदंड मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है। देखिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है, दो गलती से लग गया है। ठीक है, यहाँ पर एक और स्लाइड है, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखिए और क्या है, कृषि कार्यों में योगदान। यहाँ देखिए निम्नलिखित वर्णनों के अंतर्गत कह सकता है सभी बातों के आधार पर कृषि में पशुधन अथवा पशुपालन के महत्व का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। जैसे आपका कृषि कार्यों में योगदान है, पशुओं पर आधारित उद्योग है, इसका PDF दे देंगे, आप लोग पढ़ लेंगे। लाभकारी रोजगारों की प्राप्ति है, भोजन में उपयोग है, फिर पशुओं में प्राप्त गोबर। इसमें देखिए हमारे देश में पशुओं से प्राप्त गोबर की मात्रा लगभग 100 करोड़ टन प्रति वर्ष है, जिसका मूल्य लगभग 1000 करोड़ रुपए होता है। इसका मतलब क्या, देखिए हमारे देश में प्रति वर्ष पशुओं से हमें 100 करोड़ टन गोबर प्राप्त होता है, जिसका मूल्य आका जाए तो 1000 करोड़ रुपया होगा। ठीक है, दुर्भाग्य से हमारे देश का किसान इस प्राप्त गोबर का अधिकांश भाग उपले बनाकर ईंधन के रूप में प्रयोग करता है तथा शेष बहुत थोड़े भाग का खाद में उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वैसे मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक किसान को चाहिए कि वह पशुओं से उपलब्ध सारे गोबर की खाद बनाकर प्रयोग करे, जिससे उसे अधिक उत्पादन मिलेगा और देश की आर्थिक उन्नति होगी। गोबर के कंडे बनाकर ईंधन के रूप में जला देना बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, इसकी रोकथाम के लिए वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके गोबर गैस तैयार किया है, गोबर गैस प्लांट जो है, तथा शेष बचे गोबर का जीवांश खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। गोबर गैस ईंधन का कार्य करता है। ठीक है, गोबर गैस ईंधन का काम करता है। ठीक है, पशुओं से मनोरंजन एवं सुरक्षा, इसका मतलब ऐसे कुत्ते बिल्ली वगैरह को पाल के मनोरंजन करते हैं और सुरक्षा भी होती है कुत्ते वगैरह जानवर से, तो वो है। यातायात के साधन के रूप में प्रयोग, जैसे बैलों का बैलगाड़ी के रूप में हो गया, बग्गी या बुग्गी के रूप में हो गया। पशुओं की खाल एवं हड्डियों का उपयोग ये भी है। राष्ट्रीय आय में सहायक, सही बात है। तो यहाँ पर आप सारी चीजें देख लेंगे। यहाँ पर देखिए गोवंश की इस हीन दशा के मुख्य कारण क्या क्या है, यानी जो कैटल है, गोवंश है, उनका बहुत हीन दशा है, उसका क्या कारण है, तो अच्छे चारे की कमी। ठीक है, चारागाहों की कमी, इसमें चारे की फसलों के उत्पादन में कमी, पशुओं की अधिकता, ये सारी चीजें हैं आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर वही सारी चीजें आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, गोवंश की उपेक्षा एवं कुप्रबंधन, ये भी है, उपेक्षा की जाती है गोवंश की और कुप्रबंधन किया जाता है। ठीक है, प्रबंधन अच्छी तरह से नहीं किया जाता। अब यहाँ पर लास्ट स्लाइड देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। ठीक है, हो सकता है आपके इंटर के एग्रीकल्चर में ना पूछा जाए एग्जाम में, लेकिन ये बेसिक एग्रीकल्चर में और ऊपर के एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। वर्तमान देखिए यहाँ पर मैंने जो 20वीं पशुगणना है, 20th लाइव स्टॉक सेंसस, उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। नीचे हो सकता है लिखा हो, उसके बारे में नहीं लिखा होगा तो मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। पहले देखिए 20वीं पशुगणना, अभी मैं नीचे लिखा होगा तो बता दूंगा, और नहीं लिखा होगा तब भी मैं आपको बताऊंगा कब हुई थी, कब से शुरू हुई थी, कौन सी है। तो कैटल यानी गोवंश की संख्या है 192.49 मिलियन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा 19 करोड़ 24 लाख के आसपास। ठीक है, फिर बफेलो यानी भैंसों की संख्या 109.58 मिलियन यानी 10 करोड़ 95 लाख लगभग। वैसे मिलियन में ये आपसे पूछा जाता है। भैंस यानी भेड़ यानी सिप की संख्या 74.26 मिलियन, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका 74 मिलियन, यानी वही 7 करोड़ 42 लाख के आसपास। गोट यानी बकरी की संख्या 148.88 मिलियन, यानी 14 करोड़ 88 लाख के आसपास। पोल्ट्री यानी कुक्कुट की, देखिए सबसे ज्यादा कुक्कुट है पोल्ट्री। पोल्ट्री में बस आपका मुर्गी थोड़ी आएगा, उसमें बत्तख आएगा, तीतर भी आएगा। ठीक है, तो इसकी 851.51 मिलियन। देखिए हमारे देश में 85 करोड़ से ज्यादा तो मुर्गियां कुक्कुट ही हैं। ठीक है, 85 करोड़ 15 लाख से ज्यादा को। देखिए कुल मुर्गियों की संख्या 851.51 मिलियन। कुल पशुधन टोटल लाइव स्टॉक 53.67 मिलियन। ठीक है, 53.67, 53 करोड़ 67 लाख। अभी देखिए, अब इसके बारे में हम पूरा देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर जैसे लिखा भी हुआ है, पहली पशुगणना दिसंबर 1919 में शुरू हुई, इसको हुई थी, इसको 1919-20 बोला जाता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम पशुगणना 1951-52 में हुई थी, इसको भी आप याद में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवीनतम पशुगणना 2018 वाली है, वही जो आंकड़ा है ये सब 2018 वाली पशुगणना के हिसाब से है। पूर्व पशुगणना यानी 19वीं, देखिए
अब मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालेंगे। 19वीं जो है वो हुई थी वर्ष 2012 में। अब एक पॉइंट जो यहाँ पर नहीं लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे हमारी जनगणना है, लोगों की गणना है, तो 10 वर्ष पर होती है। वो बात अलग है कि 2021 में 11 में हुई थी, फिर 21 में होनी चाहिए थी, जो अभी डिले होती जा रही है। तो फ्रेश आंकड़े तो नहीं है उसके हमारे पास। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो पशुओं की गणना है वो हर 5 साल पे, से हमारी 10 साल पे होती है, तो पशुओं की गणना हर 5 साल पे होती है। तो जो 20वीं पशु गणना हुई थी 2018 में, और उसके पहले 19वीं हुई थी 2012 में। तो पांच, देखिए 12 में हुई, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 5 साल के अंतर के बाद फिर 18 में हुई। अब ये 2024 का साल चल रहा है, तो ये भी इस वर्ष भी पशु गणना होनी है। तब हमारे पास नए आंकड़े आएंगे। तो जैसे 18 में हुई थी वो तो 19, 20, 21, 22, 23 में नहीं हुई, अब 24 में होनी है। ठीक है, तो नए आंकड़े भी इस साल पशु गणना होगी हमारे देश में, लाइफ स्टॉक सेंसस होगा इस बार 2024 में। तो उसके आंकड़े जब आएंगे तो हम आपको पूरा आंकड़ा फिर से बताएंगे। अब यहाँ पर क्लास समाप्त होता है। यहाँ पर आपको एक काम करना है कि पीडीएफ देखिए, ये मेरा नोट्स है, देख सकते हैं क्वालिटी कैसी है वो भी। अब कुछ नोट्स में हैंड राइटिंग बहुत ही हद से ज़्यादा गंदा हो जाती है, तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करेंगे हमारा टेलीग्राम चैनल। लिंक कहाँ मिलेगा? तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। ठीक है, वहां से आज ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। वहां से आप डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट निकालिए, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से अगर वहीं पर आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। वहां पे आप हम अपनी क्वेरी जो हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं। वहां पर हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है, तो वहां से आप अपनी क्वेरी जो है हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं। आपकी तैयारी समय पर एकदम अच्छे, ऐसे ही A1 क्वालिटी के कंटेंट मैटर के साथ करा दी जाएगी। आपको सिर्फ करना ही है कि एग्री थिंकर्स के साथ जुड़े रहना है। आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भटकने की, मैं कहता हूँ कि जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्री थिंकर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।